सबसे पहली और सबसे अहम खबर की तरफ चलते हैं और फिर बहुत सारे अहम मौजूआत पर खबर को देता हूं। सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर, कल कराची शहर में दो बड़े जलसे हुए। दो सियासी जमातों ने अपनी ताकत का इजहार किया है और पहली सियासी जमात है एनक्यूएम पाकिस्तान। एनक्यूएम पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी और का नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ही एक और जलसा हुआ है तहरीक इंसाफ का, और वो कहां पर हुआ है ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन पहले एनक्यूएम पाकिस्तान के जलसे से बात करते हैं। एनक्यूएम पाकिस्तान का जलसा, जिसे अगर ये ना कहा जाए तो इनकार होगा कि उस जलसे ने कई नई सिमतों की तरफ आगाज किया है। यूं तो यह जलसा एक सिर्फ सुरजानी टाउन के लिए रखा गया था और तमाम की तमाम आवाम को सुरजानी टाउन से ही दावत दी गई थी। इस बार एनक्यूएम का जलसा इस तरह का नहीं था कि पूरे शहर से लोग आए, लेकिन सुरजानी टाउन का ही यह जलसा इनेकाद किया गया था। और कामरान टेसोरी साहब यानी कि भाईजान इसमें मेन मरकजी किरदार थे। इसकी सबसे अहम वजह जलसे की यह रखी गई थी कि एनक्यूएम को जो फंड आ रहा है वो किस तरीके से इस्तेमाल होना है और वहां पर उसका आगाज करना था। खासतौर पे ये डॉक्टर फारूक सत्तार का हल्का है। कल हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें उस पर मुख्तसर गुफ्तगू इसलिए की थी क्योंकि मेन जलसा खत्म हुआ था और एन हमने उसी वक्त गुफ्तगू की थी। अब हमारे पास आई है बहुत सारी तफसीलात। सबसे पहले इस जलसे में शरीक कौन कौन हुआ, ये बड़ा अहम नुकता है। इस जलसे में एनक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत यानी कि डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, एनक्यूएम के एमपीएस शरीक हुए और उसके साथ साथ वहां पर एक स्टेज जो लगाया गया था उसके मुताबिक वहां पर एनक्यूएम पाकिस्तान ने यह दावा किया था इब्तदाई तौर पर कि हमने करीबन 6000 कुर्सियों का एहतमाम किया है और तकरीबन 1500 से 2000 खवातीन को नीचे का सिटिंग एरिया हमने रखा हुआ है। इस तरीके से एनक्यूएम ने जो दावा किया था इब्तदाई तौर पर वो उनका यह था कि हमने तकरीबन 8000 लोगों के सिटिंग का अरेंजमेंट किया है। ये उनका दावा था। अच्छा, अब जब इसमें बात को हकाइक को सामने रखते हैं उसके बाद एनक्यूएम पाकिस्तान ने यह दावा किया कि बहुत बड़ा मजमा है और उनके जो आदाद शुमार उन्होंने दिए उसके मुताबिक करीबन 15000 के करीब लोग थे। ये एनक्यूएम पाकिस्तान का दावा है। जबकि उनके जो मुखालफिन, जो एनक्यूएम पाकिस्तान का ही एक अलग ग्रुप है और जिसके आप एक पीएसपी फैक्टर भी कह सकते हैं, वहां से जो इतलात आई उन्होंने कहा कि 6000, 7000, 5000, 6000, 7000 के करीब होगा। जबकि मुख्तलिफ और न्यूट्रल जराए यानी कि और जो है पुलिस हुकाम है उनका कहना था कि यह मजमा करीबन 11500 से 12000 के करीब था। तो अब जो इन तमाम के आदाद शुमार का एवरेज अगर रखा जाए तो इसमें जो सिटिंग एरिया के साथ साथ अगर उठने बैठने वालों को कहा जाए तो करीबन कोई 8000 के करीब ये फिगर एवरेज निकलता है। औसत सबके दावों को अगर हम ले लें और उन दावों से अगर हकायक को समझने की कोशिश करें तो ये 8000 है। सुरजानी टाउन के हिसाब से ये 8000 का मजमा एक बड़ा भारी मजमा कहलाता है। मगर अब उसके साथ हुआ क्या, जरा सा मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। हुआ ये कि इसमें पीएसपी की क़यादत तो नहीं आई, लेकिन एनक्यूएम पाकिस्तान ने अपने बाजू पर यह सारा प्रोग्राम अरेंज किया। अब इस सारे में एक नया मामला शुरू हुआ और सबसे बड़ा मामला यहां से शुरू हुआ कि जो कामरान टेसोरी साहब जो इसके मेन चीफ गेस्ट थे यानी कि गवर्नर सिंह यानी कि भाईजान, अब भाईजान का मामला यह हुआ कि भाईजान ने यहां पर बिल्कुल वीडियो खिताब किया और कुछ अल्ताफ हुसैन टच आने की कोशिश हुई और उसकी वजह से उनकी जो तकरीर और जो एनक्यूएम का लबो लहजा था वो बिल्कुल आपको वही फील हुआ कि जो उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया वो भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनका इंट्रोडक्शन था। ये एक वीडियो खिताब था और वीडियो खिताब का जाहिर सी बात है कि ये कराची के शायरी, हैदराबाद के शायरी ऑडियो वीडियो खिताब से बहुत ज्यादा वाकिफ है कि जो कि 2016 में ताफुज़न साहब का हुआ करता था। लेकिन ये एक ज़िमनी सी बात है। मगर इस सारे खिताब को अगर आप देखिए और इस खिताब के बाद की सूरत हाल को देखिए तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश ये की कि जो एनक्यूएम के फैक्टर्स हैं, मैं आपको लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, फारूक सत्तार साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, इन तीनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए और इन तीनों के लिए बेहतर लफ्ज इस्तेमाल किए। तो दर हकीकत उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात देने की कोशिश की कि जनाब हम तीनों एक साथ मौजूद हैं और उन्होंने एनक्यूएम पाकिस्तान की यकजहती पर बात की। लेकिन सूरत हाल हो गई टर्न और इसमें आ गया नया टर्न और नया टर्न ही आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। इसके बाद एक न्यूज साइट है और इसका नाम है सिटी न्यूज 021। इस सिटी न्यूज 021 की तरफ से ये एक आजाद प्लेटफॉर्म है, एक न्यूज का, खबरों का। मेरे ख्याल से कराची का कोई ऐसा शहरी होगा जो इस प्लेटफॉर्म को नहीं जानता, यानी सिटी न्यूज 021 को नहीं जानता। अब हुआ ये कि सिटी न्यूज 021 ने एक पोल करवाया और उस पोल को करीबन कोई जलसे से आप यूं समझे कि 18 घंटे के बाद एक अवामी रायनामा के लिए, एक हफ्ते की रात को जलसा हुआ था, 12 बजे जलसा खत्म हुआ था और उसके 18 घंटे बाद कोई 5-5:15 बजे के करीब उन्होंने एक पोल डाला। उस पोल में ये डाला कि एनक्यूएम पाकिस्तान का इस वक्त सबसे मशहूर लीडर कौन है। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, हमने एनक्यूएम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर एनक्यूएम का लफ्ज हो तो उसमें फिर हम अल्ताफ हुसैन साहब भी, आफाक अहमद साहब भी, दीगर लोग भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि एनक्यूएम पाकिस्तान की बात हो रही थी तो उसमें ये बात का फोकस किया गया कि एनक्यूएम पाकिस्तान के कौन से लीडर इस वक्त अवाम में मकबूलियत रखते हैं। इनमें ज़ाहिर 3 बड़े नाम है, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दूसरा नाम मुस्तफ़ा कमाल साहब और तीसरे नंबर पर सिटी न्यूज ने रखा कामरान टेसोरी साहब को। मगर
एक बड़ा मामला हुआ और एक अवामी रायनामा के हवाले से एक बड़ा नया इजहार सामने आया। और वो इजहार ये सामने आया, खास तौर पर आप ये देखिएगा, ये तहलका अंगेज मैं आपको खबर दे रहा हूं, जो अब तक नहीं देखा गया था, जो मिजाज अब तक नहीं देखा गया था, वो सामने आया है। अब मैं इसमें एमक्यूएम की बकाया क़यादत की बात नहीं कर रहा, यानी कि मैंने एमक्यूएम लंदन को उन्होंने शामिल नहीं किया, उन्होंने आफाक अहमद साहब को शामिल नहीं किया, सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान की बात हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान में इन 3 लीडरों में जो बड़ी अहम देखी गई, और सिटी न्यूज 021 ने तो कामरान टेसोरी साहब को तीसरे नंबर पर रखा था, लेकिन हुआ यह है कि एक बड़ा हैरत अंगेज रुझान ये देखा गया कि उनके वोटों की तादाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के वोटों से और मुस्तफा कमाल के वोटों से बहुत ज्यादा, 100% ज्यादा है। 100% का मतलब यह है कि जहां पर इस वक्त जब हमने इस डेटा को देखा तो इसके मुताबिक कामरान टेसोरी साहब 2000 वोट पर हैं और मुस्तफा कमाल साहब 800 वोट पर हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उससे भी कम वोट पर हैं। बात क्या नजर आ रही है या बात क्या समझ में आ रही है? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर होने वाला ये जलसे और क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर कामरान टेसोरी साहब की मकबूलियत इस वक्त क्या मुस्तफा कमाल साहब से और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ज्यादा हो चुकी है और क्या अब उनको ज्यादा मकबूल लीडर तस्वुर किया जा रहा है? ये पोल है। अब इस पोल को हमने चेक करने की कोशिश की। इस वक्त आपको मालूम है कि व्हाट्सएप पर वोट्स नहीं लग सकते, यानी कि जाली वोट कास्टिंग या पैसे देकर वोट कास्टिंग नहीं हो सकती है। तो क्या इनकी टीम ज्यादा मजबूत है और क्या अभी भी इनकी टीम ज्यादा काम कर रही है? और उसके बाद एक नया आंसर देखा गया। उसके बाद ये देखा गया कि जो पीएसपी के जो फैक्टर्स हैं उसने मुख्तलिफ जगहों पर ग्रुप्स में अपने मैसेजेस दौड़ाए और उन्होंने कहा कि जनाबे वाला इनकी जो है वो वोटिंग की जाए मुस्तफा कमाल साहब की, और उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये खबर चलना शुरू हुई और उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब की वोटिंग शुरू हुई। वरना मुस्तफा कमाल साहब 200 के करीब मौजूद थे और उसके बाद एकदम वो 800 के करीब आए और कामरान टेसोरी साहब के वोट फिर भी 100% ज्यादा नहीं कि 2000 के करीब रहे। ये क्या नया टर्न आ रहा है? और क्या मुस्तफा कमाल साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की अब वो मकबूलियत का एलिमेंट नहीं रहा है? अब वो एलिमेंट नहीं रहा है, लेकिन अब नई चीज इसमें सामने आई है और अब इसी में ही एक तहलका या खबर ये थी, मैंने आपको दी थी कि क्या अनीस कायम खानी साहब भाईजान के प्रोग्राम में आएंगे या नहीं आएंगे। अब आइए हमारे पास एक नई खबर और एक नया आंसर कि अनीस कायम खानी साहब दुबई से आएंगे या नहीं आएंगे। अब मैं आपको देने वाला हूं बड़ी अहम खबर, लेकिन इस खबर के पीछे छुपी एक और नया खेल भी, और उस पूरे खेल को मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि होगा क्या। मगर जब मैं खबर दे रहा हूं तो यकदम जो है वो मेरे सामने एक और खबर आई। कल एक बहुत अफसोसनाक सानिया पेश आया और यकीन मानिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा ही अजीब गरीब वाकया देखा गया। यानी कि आप ये समझिए कि मैंने ऐसा मंजर फिल्मों में जरूर देखा होगा मगर कभी भी जिंदगी में अपनी ऐसा मैंने अपने यहां पर कभी भी नहीं देखा। कल एक दरख्त से 3 नौजवानों की लाशें लटकी हुई थी। थरपारकर का इलाका, जहां पर यानी कि कराची सिंध का इलाका, कराची से बहुत ज्यादा करीब, वहां पर 3 नौजवानों की लाशें बाकायदा दरख्त से लटकी हुई थी। जब वहां के इलाके के लोगों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने देखा कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं थे। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाकया है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। इन तीनों का ताल्लुक जो है वो हिंदू कम्युनिटी से है और ये एक बड़ी अहम खबर के तौर पर सामने आ रहा है। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर क्या मामला आता है कि गुज़िश्ता कई दिनों के अंदर सिंध हुकूमत बड़े दावे करती है, लेकिन थरपारकर जैसे इलाके के अंदर खुदकुशी और इस तरह के कत्ल की में इजाफा हुआ है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स ये बात जाहिर कर रही है कि यह इंसानियत में इजाफा हुआ है और ये वक्त के साथ साथ इसमें तेजी आती जा रही है। अब इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर भी मैं आपको दे देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जब एमक्यूएम का जलसा हो रहा था उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कराची में जलसा किया। कई अहम सवालात हैं, लेकिन एक और खबर भी मैं आपको देता चलूँ और बड़ी अहम खबर यह कि इस वक्त आपको मालूम है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं बड़े जद में आए हुए हैं और मौलाना तारिक जमील साहब ने एक खातून का निकाह करवाया, यानी कि नबिया का निकाह करवाया और उसमें मौलाना तारिक जमील साहब काफी कंट्रोवर्सी का शिकार है। मौलाना तारिक जमील साहब बिल्कुल उनके कांधे से कांधा लगा हुआ था नबिया साहिबा का, और उसके बाद जो मौलाना तारिक जमील साहब का हाथ था वो क्या कहते हैं उसको, पैर पर था, उनके नबिया के पैर पर था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये किस तरह की शरीयत है, किस तरह के मामला है। तो मेरा ख्याल है मौलाना तारिक जमील साहब जरा सा आजाद ख्याल किस्म के आदमी है, तो इस तरह का हो जाता है, इसमें इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं थी। लेकिन रिलीजियसली जिस कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई कि जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि हम असला उठा के पंजाब में लड़ेंगे। उन्होंने अपना जिक्र किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। ये वीडियो फेक वीडियो है, ये वीडियो AI से बनाई गई है और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी तौर पर भी असला उठाने की मुखालफत की है पाकिस्तान के अंदर। मैंने इस हवाले से बात की और मैंने जब पूछा तो मुझे पता चला कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये वीडियो नहीं है, बल्कि ये AI जनरेटेड पंजाबी में एक वीडियो है कि जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र किया जा रहा है कि वो असला उठाएंगे। उन्होंने शिद्दत से इसका इनकार किया और फिर मुझे वहां से ये भी बात पता चली कि अगर आप इस वीडियो को जरा गौर से देखें तो जो मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है वो मौक़िफ़ इस वीडियो में बयान नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ और कलदम जमातों के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका अंदाज़ गुफ्तगू बिल्कुल उसी तरीके से था। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी शदीद मुखालफत करते हुए कहा है कि कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उन्हें हंसाने के लिए। अगली खबर की 27वीं तरमीम 49 तरामीम आ रही हैं 27वीं तरमीम में, जिसमें आइन में तब्दीली कर कर इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर 51 आ जाए, 100 तरामीम आ जाए, 200 तरामीम आ जाए,
आप और मैं कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और पीटीआई जैसी अपोजिशन जमात भी जो है वो ये बात कह रही है कि अब आप ऐसा करें, रात 8:30 बजे उठकर आप छत पर जाएँ और छत पर आप ये कहना शुरू कर दें, इस सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लेकिन इसका अगला मिसरा जो है ना हबीब जालिब का, वो ये लोग नहीं कहते। और वो मिसरा क्या है कि मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से, क्यों डराते हो ज़िंदा की दीवार से, जहल की बात को, ज़ुल्म की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो ये जो सिलसिला है ना कि मैं भी हूँ मंसूर हूँ कह दो अग़यार से, इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। ये मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से, इस पे ये लोग डरते हैं। ये वो एहतजाज करते हैं कि जो लिमिटेड हो, लिमिटेड समझे, जो कंप्रोमाइज़ एहतजाज हो। तो ये पहला मिसरा तो बड़े शौक से पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा नहीं पढ़ते। और हमने जब भी ये मिसरा पढ़ा है, उसके बाद क्या हुआ है वो आपको पता है। लेकिन खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये थी कि एमक्यूएम के जलसे के साथ था पीटीआई का जलसा कराची में इब्राहिम हैदरी के मकाम पर। क्या पीटीआई को कराची में जलसों की उस तरीके से इजाजत है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, पीटीआई अपने कराची में जलसों का इनेकाद कर रही है। इब्राहिम हैदरी में इन्होंने जलसा किया। मेरी मालूमात के मुताबिक इन पर उस तरह की पाबंदी सिंध के अंदर नहीं है जिस तरीके से पाबंदी अल्ताफ हुसैन साहब पर या तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान पर है। अल्ताफ हुसैन साहब की तो ज़ाहिर है किसी भी छोटे से मजमे पर भी पाबंदी है। उनके जो 2 लापता अफराद है उनका अभी तक मालूम नहीं हो सका है और अभी तक वो सिलसिला उनका बदस्तूर उस तरीके से जारी है। तो अल्ताफ हुसैन साहब पर जिस तरह की पाबंदी है, उस तरह की पाबंदी इस वक्त तहरीक इंसाफ पर नहीं है। तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इब्राहिम हैदरी के अंदर अपना जलसा किया, बल्कि उसकी तशहीर भी की। उसमें उनके तमाम मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे, तमाम सूबाई रहनुमा भी मौजूद थे, मरकज से कोई भी नहीं आया था। लेकिन इसमें एक अहम नुकता यह है कि अगले हफ्तों में एक तहरीक इंसाफ कराची में और बकौल में अगर न्यू लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि सिंध के अंदर बड़ी आमद की इतलात दे रही है। इतलात ये मेरे पास आ रही है कि तहरीक इंसाफ पे क्योंकि इस तरह की पाबंदी नहीं है, पंजाब में उनको इस तरह के जलसे की इजाज़त मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। केपी के अंदर वो जलसे कर देते हैं, लेकिन कराची शहर में या सिंध के अंदर ना सिर्फ वो अपने मुजाहिरे करते हैं बल्कि अपने जलसों का भी इनेकाद कर रहे हैं। तो अब मेरी इतलात यह है कि सिंध में हैदराबाद के अंदर इनका जलसा अगले हफ्ते के अंदर हो रहा है और उसके बाद इनका एक और जलसा कराची शहर के अंदर हो रहा है जिसमें इनकी मरकजी क़यादत आने वाली है। अब आइए दोनों के कंपैरिजन पर। दोनों का कंपैरिजन हम इस तरीके से करते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान पर, एमक्यूएम लंदन पर तो ज़ाहिर पाबंदी है, आफाक अहमद साहब पर भी दफ़ा 144 का निफाज है। बड़ा अहम नुकता मैं आपको देने वाला हूँ, ज़रा सा खबर को समझिएगा और मैं बड़ी अहम इत्तला आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर दफ़ा 144 का निफाज है। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद जो है वो बड़ी मुश्किल से कुछ जगहों पर स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। हुआ मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने क्या यहाँ पर जलसे के लिए डीसी से परमिशन ली थी या परमिशन के बगैर उन्होंने जलसा कर लिया, तो उनको कैसे इजाजत मिली? एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा 8 तारीख को था। 7 तारीख को 9 बजे तक एमक्यूएम पाकिस्तान को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनकी तैयारियां भी मुकम्मल नहीं थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां एक रात पहले मुकम्मल हो चुकी थी। एमक्यूएम पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों से रात गए डीसी ने इजाजत दी और करीबन ये वक्त 10 बजे के बाद उनको इजाजत मिली है और 10 बजे के बाद उन्होंने अपना स्टेज करना शुरू किया और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जो है उससे पहले ही इजाजत मिल चुकी थी। मामला यह है कि उसी दिन एक बहुत बड़ी शादी भी यहाँ पर थी और उस शादी में बड़े बड़े लोग शामिल थे, शायद इस वजह से तहरीक इंसाफ पर नजर करम ना हो। मगर इस वक्त एमक्यूएम फैक्टर्स हैं, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, एमक्यूएम लंदन हो, आफाक अहमद साहब को, उन्हें तो दफा 144 के तहत काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से एनओसी मिलती है आफाक अहमद साहब के भी सामने। लेकिन तहरीक इंसाफ को एनओसी भी मिली है, एनओसी के साथ साथ उनको जलसा भी मिला है। तो ये क्या चीजें साइन कर रही हैं ये आपके सामने। लेकिन मैं क्योंकि सारे एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से खबर दे रहा था तो एक और खबर देना तो मैं भूल ही गया। और वो बड़ा अहम नुकता और बड़ी अहम खबर ये थी, बड़ा नुकता बड़ी खबर ये थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो इख्तलाफात चल रहे थे और जलसे में अनीस खान खानी साहब ने कहा था कि सब आएंगे। अनीस खान खानी साहब खुद नहीं आए और उनका जो फ्लाइट दुबई से मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि शायद उनकी आमद जो है वो 1 बजे के बाद हुई, यानी कि बाकायदा ये तय था कि जलसा 12 बजे तक खत्म होगा और उनकी आमद 1 बजे के बाद ये कही जा रही है। ये अभी तक मैं कंफर्मेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास इसकी खबर की तस्दीक आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और बहुत सारे लोगों का जो कहना यह है कि शायद अनीस खान खानी साहब कराची आ चुके हैं।